यस। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान में सभी भैया बहनों का एक बार पुनः अभिनंदन है। प्यारे भैया बहनों, हमने संसाधन एवं विकास पिछले 3-4 कालखंडों में मैंने आपको बताया था कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संपदाएं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी दैनिक जीवन में करता है और उसको अपनी उपयोगिता के लायक बना लेता है, तो वही प्राकृतिक संपदाएं संसाधन बन जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे संपदाएं अपने आप में संसाधन नहीं है। जब मनुष्य उसकी उपयोगिता को बदलता है और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है और उससे उत्पादन बढ़ता है, तब वही संसाधन कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको आगे ले चलूँ, संसाधन एवं विकास। तो जिस देश के पास जितने अधिक संसाधन होंगे, अर्थात जिनके पास जितनी प्राकृतिक संपदाएं होंगी, लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नीशियम, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये सभी संसाधन हैं, हम उनका उपयोग करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता तो बढ़ती है, उस देश का भी निरंतर विकास होता है। और आज हम देश को 3 श्रेणी में रखते हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। तो जिस देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे उस देश का उतना ही तीव्रता से विकास होगा। जैसे आज अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये लोग विकसित श्रेणी के देश में आज खड़े हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकास तो हो रहा है संसाधनों के उपयोग से, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी देखने को मिलता है कि लगातार संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है, मगर उसके कारण कई समस्याओं का भी जन्म हो रहा है। जैसे लगातार हम जल का उपयोग करते हैं, जल का जब उपयोग करते हैं तो वहां तक तो ठीक है, मगर कल कारखानों से निकलने वाला वह गंदा पानी नालों में, नदियों में चला जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है। इससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगी है। वहीं हम कई कल कारखानों में संसाधनों की सहायता से उत्पादन को बढ़ा तो रहे हैं, विकास तो हो रहा है, मगर कल कारखानों से निरंतर निकलने वाला धुआं जो वायुमंडल को प्रभावित करता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, जिससे प्राणी जगत के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसका मतलब क्या हम संसाधनों का उपयोग ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम संसाधनों का उपयोग तो करें, मगर उनका समुचित उपयोग करें। जहां अत्यावश्यक है हम संसाधनों का वही उपयोग करें ताकि उसका ज़्यादा समय तक हम उपयोग कर सकें और हमारे मानव जीवन को ज़्यादा समय तक उसका लाभ मिल सके। और आज लगातार हम जब संसाधनों का उपयोग के साथ दुरुपयोग करते हैं तो इससे मानव जगत के साथ साथ प्राणी जगत के लिए कई समस्याओं का जन्म हो गया है। जैसे आज पानी में हम देखते हैं कि एक क्षमता, पर्यावरण एक क्षमता होती है, एक क्षमता तक वह पर्यावरण अपने आप को शुद्ध करने की क्षमता स्वयं में रखती है। जैसे नदियों में पानी बहता पानी, उसमें जब कई अपशिष्ट पदार्थ बहा दिया जाता है तो जल में रहने वाले जीव जंतु उसको भोजन समझ करके ग्रहण कर लेते हैं और पानी को शुद्ध कर लेते हैं। वैसे ही जब चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा में लकड़ी का हम उपयोग करते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं वायुमंडल में फैलता है, मगर इतना अधिक नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल स्वयं उसको प्रदूषण को स्वयं मुक्त कर लेता है, अपने आप में शुद्धिकरण करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर जो पर्यावरण में अपने आप में शुद्धिकरण करने की जो क्षमता होती है उसे ही सिंक क्षमता का नाम दिया गया है। अर्थात वायुमंडल हो चाहे जल हो, पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि वह प्रदूषण को अपने आप में समाहित करके शुद्धिकरण की क्षमता जो रखता है उसे सिंक क्षमता का नाम दिया गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण में मैं 2 आपको उदाहरण दूं। एक उदाहरण है भूजल स्तर। जब हम लगातार भूमि के गर्भ से जब पानी निकालते हैं, भूजल स्तर का लगातार जब हम उपयोग करते हैं तो इससे क्या समस्या होती है? लगातार भूजल स्तर में कमी आने लगी है। पिछले 20 वर्षों में एक ध्यान में आ रहा है कि जैसे पंजाब, जहाँ पर हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और इसके कारण वहाँ भूजल स्तर का ज़्यादा दोहन हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तो बढ़ा, मगर दूसरा पक्ष ये हो रहा है कि वहाँ पर भूजल स्तर में लगभग 4 मीटर नीचे भूजल स्तर नीचे चला गया है। ये भूजल स्तर की एक समस्या आ गई है। वैसे ही कीटनाशकों का प्रभाव, हम केरल में एक उदाहरण देखते हैं, एंडोसल्फान का उपयोग किया गया, इसे कीटनाशक दवाई के रूप में उपयोग किया गया और एंडोसल्फान का उपयोग हवाई जहाज की सहारे से फसलों में छिड़काव किया गया और इसके कारण वहाँ कीड़े तो मर गए, मगर 20 से 25 वर्षों के बाद उसका दुष्प्रभाव ये देखने को मिला कि वहाँ पर मछली, कौवे, पक्षियाँ, जीव जंतु सबको दुष्प्रभाव उसका झेलना पड़ा है। और यहाँ तक उस क्षेत्र के किसान और श्रमिक
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो रहे हैं। अर्थात शासन को ये निर्देश देना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि ऐसे एंडोसल्फान कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उस पर सरकार ने बैन किया है। अर्थात हम देखते हैं कि भूजल स्तर कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव आज हमारे मानव जगत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः हमें चाहिए कि हम संसाधनों का सोच समझकर उचित तरीके से उपयोग करें ताकि हमारे मानव जीवन का और देश का भी विकास हो। धन्यवाद। मिनट हो गई 5:30। हाँ